हेलो बच्चों, मैं हूं तुषार पटेल, आपका अपना फिजिक्स टीचर एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन वेदांतु महाराष्ट्र। स्वागत है आप सभी का एमएसटी सीईटी वन शॉट सीरीज में, जहां पे फिजिक्स के हर चैप्टर के वन शॉट्स आ रहे हैं। और बिफोर वी गो हेड विद क्लास 12th एमएसटी सीईटी वन शॉट्स, हमें पहले क्लास 11th के एमएसटी सीईटी के वन शॉट्स कंप्लीट करना है। उसमें हम ऑलरेडी एरर्स के बारे में, वेक्टर्स के बारे में, मोशन इन अ प्लेन के बारे में सीख चुके हैं। मोशन इन अ प्लेन वाज क्वाइट हेवियर, इसीलिए मैंने एक लाइटर टॉपिक बीच में डाला और फिर लॉज ऑफ मोशन आएगा इसके बाद में। तो ग्रेविटेशन को हम जानते हैं, ग्रेविटेशन इज टू मच इजी बेटा, टू मच इजी। सो दिस इज गोइंग टू बी द वन शॉट रिवीजन ऑफ एमएसटी सीईटी एंड दैट इज बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। ठीक है, चलिए शुरू करें। कसकाय रेडी हैं आप सभी? चैट बॉक्स में बता देना, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं ग्रेविटेशन के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीज है आपको टेक्स्ट बुक के थ्रू बताते जाऊंगा और आप लोगों को यहाँ पे हर एक चीज हाईलाइट भी करा दूंगा, ठीक है। देखो बेटा, बहुत अच्छे से लिखा है कि ग्रेविटेशन की शुरुआत न्यूटन ने नहीं की थी, ये शुरुआत भारत में ही हुई थी। 476 से 550 एडी के वक्त में भारत में ही आर्यभट्ट थे, इंडियन एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन आर्यभट्ट थे। उन्होंने पहली बार उनकी बुक आर्यभट्टिया में लिखा था कि पृथ्वी गोल है और ये पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती रहती है। ये बात उन्होंने कब बताई थी सोचो। इसके हजारों साल बाद न्यूटन ने एप्पल गिरते हुए देखा, बोला ग्रेविटेशन अरे यार, हमारे भारत में ये सारी चीजें पहले ही पता थी, ठीक है। अब वो बात अलग है कि हम अपना जो ज्ञान है वो दुनिया तक पहुंचाने में थोड़े बहुत नाकाम रहे। क्यों? उसका रीजन था कि अंग्रेज बहुत माहिर थे बाकी सबको पीछे करने में और खुद को आगे रखने में। वो अपनी बात तोड़ तोड़ के सबके सामने रखते हैं और जो दुनिया की बात होती है उसको छुपा देते हैं। इसीलिए उन्होंने हमारे पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, आपको नाम पता होगा है ना, उसको भी जला दिया था। तो एनी विच वेज उन्होंने, एक तो ये बहुत गलत चीज है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जहां रहते थे वो गढ़ भी उन्होंने आग लगा दी थी, आपको पता होगा। तो बहुत गलत किया था उन्होंने भारत देश के साथ में। लेकिन एनी विच वेज अभी हम उससे ऊपर आ गए, उनकी इकोनॉमी को भी हमने ओवरपास कर लिया है। सो वी आर डूइंग वेरी गुड, बट हम बहुत अच्छा कर सकते थे अगर उन्होंने हमें ऐसा परेशान नहीं किया था, ठीक है। चलो बात करते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीजों में उन्होंने वही बताया कि आर्यभट्ट ने भी ग्रेविटेशन के बारे में बताया था, गैलीलियो ने भी टेलीस्कोप बनाया और उसने देखा, तो उन्होंने देखा कि बाकी जो प्लैनेट्स है उसके मून भी है। ऐसी सारी चीजें गैलीलियो ने भी ऑब्जर्व की थी। एरिस्टोटल भी ग्रेविटी के बारे में काफी इंटरेस्टेड था, तो उसने लीनिंग टावर ऑफ पीसा पे जाके ऐसे दो चीजें फेंकी, देखा दोनों साथ में गिर रही है। ये सारी बातें वो लोग करते थे, लेकिन ग्रेविटेशन चैप्टर में वहां पे उसके बारे में ज्यादा नहीं दिया। आते हैं 1601 के आसपास। 1601 के आसपास में हम बात करें तो टाइको ब्राहे करके एक बहुत पैसे वाला आदमी था भाई। उसने अपने, वो ना प्राग में रहता था, आई थिंक प्राग ही था, पता नहीं। तो ऑस्ट्रिया में से भाग के केपलर आ गया था प्राग में शायद से, और प्राग में एक छोटा सा आइलैंड खरीद लिया टाइको ब्राहे ने। और टाइको ब्राहे ने वहां पे कई लोगों को काम पे रखा और उनको बोला तुम भाई आसमान में देखो, सारी चीजें ऑब्जर्व करते रहो, लिखते रहो क्या हो रहा है क्या नहीं, कहाँ चांद है, कहाँ आज सन है, कहाँ आज क्या है, कितने बजे क्या हो रहा है, सब नोट करते रहो। ये सब उन्होंने नोट करते रहते। फिर केपलर उनको मिला, केपलर ऑस्ट्रिया से निकल के वहां पे भाग के आ गया था। उसकी कुछ कंट्री में उसका पॉलिटिकल मतलब मैच नहीं होता था थॉट्स, तो वो यहाँ पे आ गया था टाइको ब्राहे के पास। टाइको ब्राहे को पता था कि केपलर का मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, तो टाइको ब्राहे ने केपलर को अपने साथ रख लिया। ये 1601 के आसपास की बात है, ठीक है बेटा। तो केपलर ने टाइको ब्राहे को हेल्प करना चालू कर दिया। अब 1601 में ही क्या हो गया कि टाइको ब्राहे जो था उसका निधन हो गया, पता नहीं किस रीजन से। कोई बोलता है केपलर ने उसको मार डाला, कोई बोलता है टाइको ब्राहे का उसके आइलैंड के किंग के साथ ही, उसके किंगडम के जो किंग थे उनकी वाइफ के साथ अफेयर था, आई डोंट नो, बट टाइको ब्राहे का निधन हो गया। अब जब टाइको ब्राहे मर गया तो केपलर ने सारे के सारे वो जो एनालिसिस है वो अपने पास रख लिए। 3-4 साल तक केपलर उसको पढ़ते रहा उसका वो जो पूरा का पूरा केपलर ने पढ़ा। उसके बाद केपलर ने 3 कंक्लूजन दिए। वो तीनों कंक्लूजन को हम बोलते हैं केपलर्स लॉ। उन तीनों कंक्लूजन को हम क्या बोलते हैं? केपलर्स लॉ। केपलर में पहला लॉ उसने क्या दिया, वो सारी चीजें सालों साल तक पढ़ के केपलर ने 3 बातें इंपॉर्टेंट बताई। 3 बातों में से सबसे पहली बात थी लॉ ऑफ ऑर्बिट। हम ऐसा मानते थे कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के आसपास सर्कल में घूमती है,
लेकिन केपलर ने वो पूरा एनालिसिस करके बताया कि पृथ्वी सर्कल में नहीं घूमती, पृथ्वी एलिप्स में घूमती है, जहां सूर्य जो है, सूर्य की पोजीशन कोई एक फोकस पे रहेगी और जो प्लैनेट्स है वो एलिप्स में घूमेंगे, ऐसे एलिप्टिकल ऑर्बिट ट्रैवल करेंगे। एलिप्स क्या होता है अभी तो आपको पता ही होगा, आप क्लास 12th में है ना। तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में, और पृथ्वी पृथ्वी एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगी, सारे प्लैनेट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेंगे, और सन जो है कोई भी एक फोकस पे हो सकता है। तो कहीं पे हम सन से पास हो सकते हैं, कहीं पे हम सन से दूर हो सकते हैं। जहां पे पास हो सकते हैं उसको बोलते हैं पेरिजी, उसको क्या बोलते हैं, पेरिजी। और जहां पे हम सन से दूर होते हैं वहां पे हम बोलते हैं उसको एपोजी। ठीक है बच्चा, तो एक सेकेंड। हाँ जी, तो हम पहले लॉ के बारे में तो बोल चुके। तो ये पहला लॉ ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट बताता है, और जो पास की पोजीशन उसको पेरिजी कहते हैं, जो अपार्ट दूर की पोजीशन उसको एपोजी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इस पॉइंट को ए बोला गया, इस पॉइंट को पी बोला गया। समझ में आ गया? वैसे कोई रैंडम नंबर्स नहीं, रैंडम लेटर्स नहीं है ये। अब आते हैं आगे। अब आपको ये पहले लॉ के बारे में बोल दिया। दूसरा लॉ जो था वो था लॉ ऑफ एरिया का। लॉ ऑफ एरिया का मतलब क्या होता है कि सन से लेके प्लैनेट की पोजीशन जो भी है ना बेटा, ये सन से लेके इस प्लैनेट की जो पोजीशन है वहां तक एक एरो बना दो, और ये 30 दिन बाद ये देखोगे तो वो यहां पे होगा। तो 30 दिन में उसने इतना सा ही ऑर्बिट ट्रैवल किया प्लैनेट में। वहीं पे जब प्लैनेट इस जगह पे था तो आपने पहला ये बना दिया रेडियस वेक्टर। उसने 30 दिन बाद आपने देखा, 30 डेज आफ्टर, यहां पे भी 30 डेज बाद ही देखा था आपने। तो वो 30 डेज टाइम बाद यहां था। तो आप देखोगे ध्यान से, तो 30 दिन बाद वो यहां पहुंचा। तो उसने इतना सा ही आप देखो ऑर्बिट ट्रैवल किया। तो कहीं पे प्लैनेट ने 30 दिन में ज्यादा ऑर्बिट ट्रैवल करता है, कहीं पे प्लैनेट 30 दिन में थोड़ा सा ऑर्बिट ट्रैवल करता है। सेम टाइम है, 30 दिन के अंदर ये इतना आगे बढ़ गया, यहां पे इतना कम आगे बढ़ा। वो ट्रैवल सेम स्पीड से नहीं करता, कहीं फास्ट करता है, कहीं स्लो करता है। पेरिजी पे पास में फास्ट करता है, एपोजी पे दूर में स्लो करता है। समझ में आ गया? ये पी मतलब पेरिजी नहीं है, पी प्लैनेट है। ठीक है, तो कहीं पे वो फास्ट मूव करेगा, कहीं पे वो स्लो मूव करेगा। पास में है तो फास्ट, दूर है तो स्लो। लेकिन वो ऐसे मूव करेगा प्लैनेट कि जो एरिया कवर हो रहा है ना, वो इक्वल टाइम में इक्वल कवर हो, एरियल स्पीड सेम रहे, एरिया कवर करने की स्पीड सेम रहे। वेल, ऑर्बिट कवर करने की स्पीड अलग अलग हो सकती है, एरिया कवर करने की स्पीड सेम रहनी चाहिए। ये था केपलर का सेकंड लॉ। ठीक है, अब आते हैं आगे। केपलर का सेकंड लॉ टाइम पीरियड के बारे में, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। अरे सॉरी, एरिया के बारे में था, लॉ ऑफ एरिया बोलते हैं। फिर थर्ड है लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड यानी ये टाइम पीरियड के बारे में बताता है। अब केपलर ने क्या किया पता है? मर्क्यूरी का, वीनस का, मार्स का, अर्थ का, जुपिटर का, सैटर्न का, सबका टाइम पीरियड पता किया, सबका टाइम पीरियड पता किया, और रेडियस पता किया सारी ऑर्बिट का, सारे प्लैनेट का एक एवरेज ऑर्बिट का रेडियस। यानी कि आप मान लो ये जो है ना वो सेमी मेजर एक्सिस है। सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है बताता हूं। तो अब जब उसने टाइम पीरियड का स्क्वायर किया, रेडियस का क्यूब किया, हर एक प्लैनेट का टाइम पीरियड और उसका रेडियस का क्यूब कर दिया। यानी अर्थ का टाइम पीरियड कितना है? 365 दिन। अर्थ का जो भी रेडियस है सन के साथ में वो लिया, स्क्वायर अपॉन आर का क्यूब किया, उसका कुछ आंसर आया। फिर उसने क्या किया? मार्स का टाइम पीरियड और रेडियस लिया और उसमें इस फॉर्मूला में रखा, सेम आंसर आया। फिर उसने क्या किया? मर्क्यूरी का टाइम पीरियड और रेडियस लिया, इसमें लगाया, सेम आंसर आया। तो कभी भी कोई भी प्लेनेट के टाइम पीरियड का स्क्वायर करो, रेडियस का क्यूब करो, आंसर सेम आता है। यानी कि टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब कॉन्स्टेंट है, तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो गए ना। आर क्यूब है सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस का मतलब क्या होता है बेटा? ये देखो, ये आपके पास में यहाँ एलिप्स दिख रहा है आपको, ठीक है, एलिप्स दिख रहा है। ये जो एलिप्स है, इस एलिप्स में ये एक्सिस एक है और एक ये एक्सिस है। तो ये होता है माइनर एक्सिस। ठीक है, ये पूरा का पूरा है माइनर एक्सिस और ये पूरा का पूरा है मेजर एक्सिस। ठीक है, अब पूरा माइनर और पूरा मेजर समझ गया। आधा बोलेगा तो सेमी मेजर, आधा बोलेगा तो सेमी माइनर। समझ में आया?
तो सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस आर ले लिए, सबके आर लिए, सबके टाइम पीरियड लिए टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब के सारे प्लैनेट के लिए सेम है, पूरे पूरे के पूरे यूनिवर्स के लिए, मतलब पूरे के पूरे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स के लिए सेम है। तो ये था लॉ ऑफ पीरियड, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज कांस्टेंट। इसी को यूज करके न्यूटन ने फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर भी प्रूव किया। देखो ये बताता हूं, मर्क्यूरी लिया, मर्क्यूरी का सेमी मेजर एक्सिस आर लिया, टाइम पीरियड लिया मर्क्यूरी का, हमारा अर्थ का साल 1 साल, तो मर्क्यूरी का 1 के हिसाब से करोगे तो 0.24 ईयर्स लगता है मर्क्यूरी को एक बार सर्कल करने में, अर्थ को 1 साल लगता है। 365 डेज के हिसाब से बोल दिया कि अर्थ को 1 साल लगेगा, तो विनस को 0.6 ईयर्स 0.615 ईयर्स लगेगा, मार्स को 1.88 ईयर्स लगेगा। तो सबके आर की वैल्यू ले लिए, है ना, ये आप देख सकते हो यहाँ पे सबकी आर की वैल्यू ये रही, सबके टाइम पीरियड की वैल्यू ये रही। अब आपने टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब जब किया ना, तो सारे आंसर्स ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं। देखो सारे प्लैनेट के लिए टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब ऑलमोस्ट सेम है ना, एग्जैक्टली सिमिलर। तो उससे उसने बताया कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब और टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। आई होप आपको समझा, ठीक है ना। अब इसी को यूज किया न्यूटन ने केपलर के थर्ड लॉ को और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रूव किया। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज सुपर डुपर इजी। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है बेटा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि आप लोग कोई भी दो चीज दुनिया की उठा लो, कोई भी दो चीज, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। एवरी टू पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर, एवरी टू पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर, ठीक है, with the force which is directly proportional to product of the masses and inversely proportional to the square of the distance। याद रख लेना, with the force which is directly proportional to product of the masses and inversely proportional to square of the distance। ये है न्यूटन का लॉ। न्यूटन का लॉ बहुत सिंपल था, ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है सेंटर से सेंटर का लिया जाएगा, दोनों के सेंटर से सेंटर। प्रोपोर्शनलिटी हटा दोगे तो इक्वल टू आएगा, कैपिटल जी आएगा, m1 की वैल्यू m1, m2 की वैल्यू m2 अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू आर स्क्वायर, और ये है फोर्स। फोर्स जबकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट यहां तो सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड कह रहा हूं आपको, वेक्टर फॉर्म नहीं बता रहा हूं, जरूरत नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूं, ठीक है। अब ये जो आपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू लिखी, उसके हिसाब से मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज बताना चाहता हूं। अब चाहो तो देखो टेक्स्ट बुक में शायद दी है, नहीं दी है क्या पता, टेक्स्ट बुक में देखो ये स्टेटमेंट न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का दिया हुआ है, ठीक है। आपको मैं बता देता हूं कैपिटल एस यूनिवर्सल लॉ सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी, अब चाहो तो लिख लो, ठीक है। सबसे पहला, ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, बस। इट डज नॉट डिपेंड ऑन मटीरियल मीडियम। हवा में दो प्रोडक्ट है, मतलब हवा में दो मासेस है, पानी के अंदर दो मासेस है, एक मास इस प्लेनेट पे दूसरा मास उस प्लेनेट पे, फर्क नहीं पड़ता। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मटीरियल मीडियम प्रेजेंट बिटवीन देम। जैसे एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग अलग वैल्यू होता है, पानी में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी में अलग है, एयर में अलग है, केरोसिन में अलग है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी मीडियम हो सेम होती है। क्लियर हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज यूनिवर्सल फोर्स, पूरे यूनिवर्स में हर जगह एप्लीकेबल है, छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी प्लैनेट्स, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, सबके लिए एप्लीकेबल है। छोटे से छोटे डिस्टेंस के लिए, छोटे से छोटे डिस्टेंस से लेके बड़े से बड़े दो दो गैलेक्सी तक के दूर दूर के डिस्टेंस तक भी एप्लीकेबल है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज यूनिवर्सल फोर्स। दूसरा, तीसरा हो गया ये। चौथा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। आपने कोई चीज इधर से इधर लाई, अब वो इधर से इधर ऐसे आती, ऐसे आती, ऐसे ऐसे करके आती, फर्क ही नहीं पड़ता है। पाथ डज नॉट मैटर, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, उसके बीच का जो डिफरेंस है वही काम आएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, याद रहेगा। देन ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स पूरी दुनिया की सबसे कमजोर फोर्स है, याद रख लो इसको, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हो गया। अब आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बार बार आपको, चलो वेक्टर फॉर्म बता दूं क्या? बता देता हूं भाई, ज्यादा अपन को टेंशन लेने का। ये मास m1 है, ये मास m2 है, कैसे बनाते हैं वो बता देता हूं, ठीक है।
अब कोई भी जो वेक्टर होता है वो मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन होता है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखेंगे और फोर्स का डायरेक्शन लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्शन फोर्स का किससे दिया जाता है बता देता हूं। जब m1 और m2 एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो उन दोनों के बीच में फोर्सेस ऐसे होगी, हाँ कि ना। ये है फोर्स फर्स्ट पे लग रही है सेकंड की वजह से, सेकंड की वजह से फर्स्ट पे फोर्स लग रही है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, लिख लेना कंफ्यूजन हो रहा तो ये है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। वैसे ही यहां पे जो सेकंड पे फोर्स लग रही है तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, तो मैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन लगा रहा हूं, यानी कि ये जो टू को खींच रहा है ना भाई, अरे सॉरी, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, जो सेकंड पे फोर्स लग रही है वन की वजह से, ये फोर्स है वन की वजह से, तो ये फोर्स के बारे में लिख रहा हूं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इनटू, अब कहां से लिख रहे हो, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ड्यू टू वन है तो वन जो सेकंड पे फोर्स लगा रहा है तो वन से डिस्टेंस मेजर होगा, तो यहां से ये होगा आपका पोजीशन वेक्टर आर कैप, आर कैप ये होगा। तो अब आपको सिंपली लिख देना है F21 बार इज इक्वल टू फोर्स का मैग्नीट्यूड, वो तो सिंपल है, F फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड जो होगा ना यहाँ का, r1 बोलो r2 बोलो, मैग्नीट्यूड तो r ही होगा, तो r स्क्वायर, और 1 से 2 तक पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर 1 to 2, इधर 2 to 1 तो इधर 1 to 2, बस ये है आपका वेक्टर फॉर्म। आर कैप हटा दोगे ना तो आर बार अपॉन आर लिख लेना, नीचे क्यूब आ जाएगा आर क्यूब, आर बार अपॉन क्यूब लिख लेना। तो मैग्नीट्यूड में अगर आपको यहां पे बार लिखना है तो इधर क्यूब कर देना, इधर कैप लिखोगे तो इधर स्क्वायर, बस इतना याद रख लेना। ठीक है, इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स के वेक्टर फॉर्म से ज्यादा लेना देना नहीं है। अब हम फॉर्मूला बनाते हैं अर्थ के लिए। ठीक है, ये है हमारा प्यारा अर्थ। अर्थ का मास जो है m1 यूजुअली कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि अर्थ के मास की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 6 इंटू 10⁻24 होती है, यानी कि 5.98 इंटू 10⁻24 होते हैं, तो हम उसको 6 इंटू 10⁻24 kg ले सकते हैं। अर्थ का जो रेडियस है, अर्थ का जो रेडियस है, रेडियस कैपिटल R लिखा जाता है, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द सरफेस is nothing but radius only, तो रेडियस को 6.4 इंटू 10⁻6 लिखा जाएगा इन मीटर्स। ये वैल्यू फिक्स है, सेंटर ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, नाउ अगर आप बोलोगे कि आपको कोई फॉर्मूला चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स का ऑन दी सरफेस, कहां पे चाहिए, ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ, तो सरफेस पे एक पार्टिकल रख दो जिसका मास स्मॉल m रख दो, तो ये जो स्मॉल m है उसको m2 बोल देना भाई, तो m1 g की वैल्यू g, m1 की जगह कैपिटल M विच इज फर्स्ट बॉडी का मास जो कि अर्थ है, m2 की जगह स्मॉल m जो कि सेकंड बॉडी का मास जो कि m2 की जगह स्मॉल m रख दिया। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बोथ द सेंटर्स, सरफेस पे है तो सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस स्मॉल r बिकम्स कैपिटल R, स्मॉल r बिकम्स कैपिटल R, तो यहां कैपिटल R का स्क्वायर, ये हो गया ऑन द सरफेस, समझ में आ गया। अब अगर आप हाइट पे जाना चाहो तो स्मॉल r एट हाइट, हाइट पे जो होता है ना बेटा, तो स्मॉल r बिकम्स कैपिटल R प्लस h, तो आप फोर्स का फॉर्मूला G सब वही है, डिस्टेंस बदल गया सिर्फ, कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R प्लस h द होल स्क्वायर। अगर आप नीचे जाना चाहो कहीं पे, ठीक है, तो एट डेप्थ, तो फोर्स इज इक्वल टू डेप्थ क्या होगा, तो स्मॉल r विल बी r माइनस डी लिखा जाएगा, समझ में आ गया, स्मॉल r विल बी r माइनस डी, तो f इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r माइनस डी द होल स्क्वायर। नहीं समझा, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूला ऑन द सरफेस एट द हाइट एट द डेप्थ। ठीक है, तो आपको वो सारी बातें बता दी। ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑलवेज इन एक्शन रिएक्शन पेयर बेटा, F12 F21 इक्वल होता है, बाकी सब वेक्टर फॉर्म के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ दिया है, इफ यू रीड इट आपको समझ जाएगा, सिंपल एडिशन से काम करते हैं। ठीक है, वो बाकी उसमें कुछ है नहीं, मैं बोलूंगा ये वेक्टर फॉर्म वाला अवॉइड कर सकते हैं आप, और उसमें कुछ खास बात है नहीं। और ये वेक्टर फॉर्म वाला ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कराऊंगा ना वही से मैच हो जाएगा, तो
वहां पे भी हम कर लेंगे। कैपिटल जी, ये जो हमने यहां कैपिटल जी लिखा, ये कैपिटल जी के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें। न्यूटन ने जब न्यूटन्स लॉ दिया, जब वो 1665 की बात कर रहे हैं हम, जब न्यूटन्स लॉ दिया, तब उसको कैपिटल जी के बारे में नहीं पता था, बट उसको सिर्फ एक अंदाजा था कि जो भी यहाँ पे कांस्टेंट आएगा ना, उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होगी। उस कांस्टेंट को उसने कैपिटल जी लिख लिया, बट वो कैपिटल जी की वैल्यू न्यूटन को पता नहीं थी। तो क्या हुआ बेटा, उसके 10 साल बाद, 10 साल नहीं सॉरी 100 साल बाद, कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश ने 1765 के आसपास में कैलकुलेट की कैपिटल जी की वैल्यू इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से। इस इंस्ट्रूमेंट को सेंसिटिव बैलेंस बोलते हैं, कैवेंडिश बैलेंस भी बोल सकते हैं। उसने दो हैवी मासेस लिए, एक रॉड लिया, ये देखो यहां पे एक मास M1 लिया, M2 लिया। अब ये रॉड को एकदम पतले से धागे से ऊपर लटका दिया रूफ पे। यहां एक हल्का सा मिरर लिया, मिरर के ऊपर यहां से लाइट फेंकी, ठीक है, मिरर के ऊपर यहां से एक जगह से लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर एक जगह पे जा रही है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन I इक्वल टू आर। अब क्या किया उसने, ये दोनों पार्टिकल के पास यहां हैवी मास लेके गया, ये दोनों पार्टिकल के पास यहां हैवी मास लेके गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये छोटे मास को इस बड़े मास ने हल्का सा खींचा, और साथ में इसने सपोर्ट किया उधर तरफ फोर्स देके, तो थोड़ा सा ये टर्न हुआ। अब ये अगर 1 डिग्री टर्न होगा ना, ये पूरा 1 डिग्री टर्न होगा, तो मिरर भी 1 डिग्री टर्न होगा, लेकिन मिरर पे जो लाइट गिर रही थी उसका रिफ्लेक्शन 2 डिग्री से टर्न होगा। तो हम प्रिसाइजली मेजर कर पाएंगे इस मिरर लैंप फॉर्मूला, मिरर लैंप सेटअप से। तो हमने वैसे करके ये कैलकुलेट की कैपिटल जी की वैल्यू, वो पूरा उसका डेरिवेशन यहां दिया हुआ है कि कैसे टॉर्क को ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ इक्वेट करके हमने ये फॉर्मूला के थीटा का फॉर्मूला यूज किया। अब याद करो साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन में भी तो, साइक्लोट्रॉन नहीं सॉरी, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में भी तो ऐसा ही कुछ होता है, वहां मैग्नेटिक फोर्स होती है और वहां के थीटा लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू के थीटा। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू एल है ना, फोर्स इनटू डिस्टेंस, वही तो टॉर्क होता है, और रिस्टोरिंग टॉर्क होता है के थीटा, तो दोनों इक्वेट कर दिया, और वैसे करके कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर निकाली गई। कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो पूरे यूनिवर्स में सेम रहती है, कहीं नहीं बदलती है, ठीक है, याद रखना। ये किसी को इसमें डाउट है तो मैं बता देता हूं बेटा, आप लोगों को सिंप्लिसिटी के लिए बता देता हूं, ठीक है। क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टर्न हुआ, फोर्स इंटू दिस डिस्टेंस, तो ये हो गया एल डिस्टेंस, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स इंटू एल। अगर ये ऐसे घूमेगा तो उसका ये जो नीचे यहां पे है ना, ये क्या बोलते हैं स्ट्रिंग, उसका रिस्टोरिंग टॉर्क टाउ के थीटा लिख लेते हैं। तो यहां पे आपने फोर्स की वैल्यू Gmm/r² ली इंटू एल, दोनों टॉर्क इक्वेट कर दो, एफ एल इंटू के थीटा इज इक्वल टू के थीटा, सॉरी एफ की वैल्यू कैपिटल जी M1 M2 या कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r² इज इक्वल टू के थीटा, और यहाँ एल का एल, यही तो मैंने आपको देखो यहां दिखाया डिराइव किया हुआ, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं, बाकी इसमें कुछ है नहीं। नाउ लेट्स कम टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वही तो वेट होता है हमारा, हम पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वही हमारा वेट है, तो फोर्स को वेट से इक्वेट कर दो, फोर्स को वेट से इक्वेट कर दो। वेट का फॉर्मूला क्या है बच्चा, वेट का फॉर्मूला है mg, ठीक है, ध्यान से समझते हैं, वेट क्या है mg, और हमारे ऊपर जो वेट लग रहा है वही ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अस इज नथिंग बट वेट ओनली, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेट, तो वेट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स लिखो। तो अगर हम सरफेस ऑफ द अर्थ पे है, इफ वी आर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे बैठे हैं, तो सेंटर से लेके सरफेस तक का डिस्टेंस कैपिटल आर, मास ऑफ द अर्थ कैपिटल आर, कैपिटल एम, मास ऑफ द बॉडी स्मॉल एम। तो मुझे बता, जो अर्थ तेरे को नीचे खींच रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, उसी को तो तू वेट बोलता है ना। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्मॉल, किसका वेट बेटा, इस पार्टिकल का वेट, तो पार्टिकल का वेट m, पार्टिकल का मास इंटू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम अपॉन
डिस्टेंस सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस कैपिटल आर, उसका स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट है बेटा? कैंसल मार, जो कैंसल होता है स्मॉल एम कैंसल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और यहीं से समझता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन एनी मास ऑफ द बॉडी। ये जो स्मॉल एम था ना, हम हमारा मास उस पर तो डिपेंड नहीं करता एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन प्लैनेट, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लैनेट, सो इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ प्लैनेट बेटा। प्लैनेट की प्रॉपर्टी है। मून के लिए 1.6, मार्स के लिए 3.7, अर्थ के लिए 9.8। जहां पे अर्थ का मास, अर्थ का रेडियस डाल 9.8 आंसर आ गया। कैपिटल जी की वैल्यू आपको पता होती है। मून का मास, मून का रेडियस डाला 1.6 आंसर आ गया। मार्स, मंगल ग्रह का मास, मंगल ग्रह का रेडियस डाला, मार्स का 3.7 आंसर आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट। क्लियर है ना? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी भी करती है, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताना चाहता हूं। ये आपने ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ लिख लिया, ऑन दी सरफेस, ठीक है, ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। नाउ अबोव दी सरफेस, अबोव दी सरफेस या एट हाइट, एट हाइट, हाइट पे भी हमें लिखना पड़ेगा फॉर्मूला, क्योंकि हमने फोर्स का फॉर्मूला भी हाइट पे लिखा, ग्रेविटी का भी फॉर्मूला हाइट पे लिखेंगे। सो जब ग्रेविटी की बात करते हैं, कैपिटल एम मास वाला अर्थ, कैपिटल आर रेडियस वाला अर्थ, और हमारा पार्टिकल इस बार इधर है हाइट एच पे, तो टोटल जो डिस्टेंस हो गया सेंटर से सेंटर दोनों, वो हो गया स्मॉल आर। स्मॉल आर की वैल्यू हो गई कैपिटल आर प्लस एच, है ना? बाकी सब कुछ सेम है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला में हाइट एच पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैपिटल जी, मास ऑफ द प्लैनेट, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द ऑब्जेक्ट्स, प्लैनेट का मास और प्लैनेट वो पार्टिकल का डिस्टेंस। ये जो कैपिटल आर है ना, वो ये स्मॉल आर के इक्वल था। डिस्टेंस तो कहाँ है आप उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप कितने डिस्टेंस पे देख रहे हो ग्रेविटी। तो कैपिटल आर प्लस एच द होल स्क्वायर है। समझ में आ गया? बाकी अगर आप डेप्थ पे जाना चाहे तो एक मस्त फॉर्मूला होता है, वो बता देता हूं। मस्त फॉर्मूला डेंसिटी के टर्म्स में होता है, एट डेप्थ। एट डेप्थ यानी ये अर्थ है, अर्थ से अगर आप यहां पे बोल रहे हो तो सेंटर ऑफ द अर्थ, यहां मास ऑफ द अर्थ m हो गया, ये अर्थ है, अर्थ का मास m है, और अर्थ का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। और हम रेडियस से, कैपिटल आर रेडियस में खड्डा कहां से खोदते हैं भाई? खड्डा सरफेस ऑफ द अर्थ से खोद के डी नीचे आ गए, तो डेप्थ डी सरफेस ऑफ द अर्थ से नीचे आए, सरफेस ऑफ द अर्थ से हम खड्डा डी नीचे कर खोद के आए। तो अब हमारा डिस्टेंस कितना हो गया भाई? डिस्टेंस कितना हो गया? यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया? स्मॉल आर, यही तो होगा। तो स्मॉल आर क्या हो गया? कैपिटल आर माइनस डी। हम तो सरफेस से खड्डा खोद के नीचे जाएगा ना, सेंटर से ऊपर आने का थोड़ी होता है। तो कैपिटल आर माइनस डी हो गया, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर माइनस डी लिखी जाएगी। और इसी केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला अगर आप लिखोगे, जी डी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल अपॉन कैपिटल आर माइनस डी द होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहां वैलिड नहीं होता। आई होप आपको याद है, डेंसिटी के टर्म्स में ये फॉर्मूला को लिखना पड़ता है, जी डी इज इक्वल टू कैपिटल जी रो 4/3 पाई आर माइनस डी। क्या लिखेंगे? पाई आर माइनस डी। ठीक है, और यही फॉर्मूला सिर्फ डेप्थ के लिए। और सर अगर आपने यहां मास की जगह 4/3 पाई आर क्यूब लिखा ना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेंसिटी के टर्म्स में आ जाएगी 4/3, या सॉरी 4/3 पाई आर। समझ में आया? तो ये फॉर्मूले से भी आपका आंसर सरफेस पे वही आएगा जो इस फॉर्मूले से आएगा। हाइट पे सिर्फ यही एक फॉर्मूला वैलिड है, डेप्थ पे सिर्फ यही एक फॉर्मूला वैलिड है। दोनों में h की वैल्यू और d की वैल्यू 0 कर दो, सरफेस पे दोनों फॉर्मूले वैलिड बन जाते हैं। समझ में आ गया? फिर ये ग्राफ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये वाला ग्राफ कि वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेंटर पे है आप यहां पे, है ना? सेंटर से सरफेस ऑफ द अर्थ तक जाएंगे तो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगी, या सरफेस से सेंटर की तरफ आएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगी। ठीक है, फिर सरफेस से ऊपर गए, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो हम हाइट पे है बेटा। आर लेस देन कैपिटल आर, तो हम डेप्थ में है बेटा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट पे ऐसे कम होती है।
ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस, जी इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस, ठीक है, मैक्सिमम ऑन द सरफेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस ऑफ द अर्थ में मैक्सिमम है। आगे जाओगे, हाइट पे जाओगे, ग्रेविटी डिक्रीजेस। कैसे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल अपॉन कैपिटल आर प्लस एच द होल स्क्वायर। एच बढ़ेगा, आर प्लस एच बढ़ेगा, जी एच कम हो जाएगा। तो डिक्रीज तो करता है क्योंकि जी एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर ही तो है आर प्लस एच। और नीचे जाते वक्त में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये लिखा ना मैंने, वो होता है जी डी इज इक्वल टू जी रो 4/3 पाई आर माइनस डी। लीनियरली प्रोपोर्शनल है, जी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर कम होते जाएगा, जी भी कम होते जाएगा। लीनियरली कम होगा यहाँ, नॉन लीनियरली कम होगा, याद रखना। ठीक है, तो आपको ये तो समझ गया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। बाकी कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं, ये करना बेटा बहुत जरूरी है ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बता देता हूं। अब वेरिएशन विद हाइट और डेप्थ आपको करा ही रहा हूं, तो आपको हाइट पे और डेप्थ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज भी है। हाइट के लिए आपको जी एच का फॉर्मूला कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर प्लस एच द होल स्क्वायर तो लिखना ही है, लेकिन जी एच अपॉन जी को अगर आप सरफेस की ग्रेविटी और हाइट पे जो ग्रेविटी उनको कंपेयर करना चाहो तो आप दो फॉर्मूले यूज कर सकते हो। पहला फॉर्मूला आर अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला जी एच अपॉन जी, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आप लिख सकते हो जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस 2h/r। ये जो फॉर्मूला है सेकंड वाला, दिस इज ओनली फॉर स्मॉल वेरिएशन, लिख लेता हूं, ओनली फॉर 5% से भी लेस वेरिएशन, छोटी सी हाइट्स पे वेरिएशन चाहिए ना, तो ही आप ये फॉर्मूला यूज करना, ये चलेगा। आपको बोला ये फॉर्मूला तब यूज करने का बेटा व्हेन h इज कंपेरेबल टू r, और ये फॉर्मूला तब यूज करने का जब h इज वेरी वेरी लेस देन r। जैसे अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर, आप 500 किलोमीटर ऊपर गए, ये फॉर्मूला, 1000 किलोमीटर ऊपर गए, ये फॉर्मूला, 2 टाइम्स रेडियस हाइट ऊपर गए तो ये फॉर्मूला, आपने रेडियस ऑफ द अर्थ से 3 हाइट पे ऊपर गए तो ये फॉर्मूला। लेकिन आपको बोला 5000, आपको रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ये फॉर्मूला, 25 किलोमीटर हाइट पे ये फॉर्मूला, 2 किलोमीटर हाइट पे ये फॉर्मूला, ग्रेविटी 1% से वेरी करेगा तो ये फॉर्मूला। सारे केसेस जहां पे छोटा सा वेरिएशन है, छोटा सा ग्रेविटी चेंज हो रहा है या हाइट बहुत कम है तो ये फॉर्मूला, और बराबर की हाइट, अच्छी वाली हाइट पे आप ऊपर जाओगे तो ये फॉर्मूला। समझ में आ गया? अब इसमें भी कभी कभी आपको पूछ सकते हैं, जैसे इसमें आपको क्या पूछेंगे मैं आपको बता देता हूं। इसी चीज में आपको ये पूछ सकते हैं, जी एच की वैल्यू पूछेंगे तो वो हो गई जी 1 माइनस 2h/r, है ना, 1 माइनस 2h/r। अब जी अंदर डाल दो तो जी एच माइनस जी भी पूछ सकते हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट डिफरेंस। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट डिक्रीज या एब्सोल्यूट डिफरेंस। डिक्रीज क्यों बोला, एब्सोल्यूट डिक्रीज क्यों बोला? अरे हाइट पे जाओगे तो ग्रेविटी तो कम ही होता है, तो जी एच, ये जी को मल्टीप्लाई कर दो, जी माइनस 2gh/r, जी ये जो इधर आ जाएगा तो जी एच माइनस जी कर दो, तो जी एच माइनस जी नेगेटिव आंसर आएगा, इसका मतलब डिक्रीज ही तो हो रहा है, तो वो कितना हो गया 2h/r इंटू जी। आपको कोई बोलेगा पर रिलेटिव डिक्रीज, रिलेटिव डिक्रीज बोलेगा तो आपको सिंपली ये जी को यहां ले लेना है 2h/r, ठीक है। रिलेटिव डिक्रीज किसमें? इन जी, हां, रिलेटिव डिक्रीज, रिलेटिव डिक्रीज इन जी, तो जी नीचे ले लेने का, जी एच माइनस जी अपॉन जी इज इक्वल टू 2h/r। ये स्मॉल वेरिएशन वाला ही है। और परसेंटेज डिक्रीज में इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं भाई। परसेंटेज डिक्रीज इन जी तो कुछ नहीं, ये जो है ना 2h/r,
इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। समझ में आ गया ये एक केस? ठीक है, अब डेप्थ पे आ जाओ। डेप्थ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला ये वाला चलता है। जीडी का फॉर्मूला कौन सा चलता है डेंसिटी के टर्म्स में? जी रो 4/3 पाई आर माइनस डी। सेंटर पे जाओगे, सेंटर पे तो रेडियस जितना डेप्थ ट्रैवल कर लिया, की वैल्यू आर के इक्वल होगी आर माइनस आर, जीरो, ग्रेविटी जीरो, सेंटर पे एक्सेलरेशन जीरो होती है। अब जीडी अपॉन जी का एक ही फॉर्मूला है, सिंपल, 1 माइनस डी बाई आर, सिंपल है, एक ही है। इसमें ना छोटी डेप्थ ना बड़ी डेप्थ, लीनियरली डिक्रीज होता है, एक ही फॉर्मूला है। आपको बोलेगा एब्सोल्यूट डिक्रीज बताओ, एब्सोल्यूट डिक्रीज इन जी। नीचे जाओगे तो ग्रेविटी तो डिक्रीज ही होना है। एब्सोल्यूट डिक्रीज पूछेगा तो तुझे पूछ रहा है जीडी माइनस जी पूछ रहा है, जीडी माइनस जी यही होता है एब्सोल्यूट डिक्रीज। कुछ नहीं भाई, डी बाई आर को जी से मल्टीप्लाई कर दो, डी बाई आर को जी से मल्टीप्लाई कर, तो ये एब्सोल्यूट डिक्रीज हो गया। एब्सोल्यूट डिक्रीज का फॉर्मूला डी बाई आर इंटू जी है। एब्सोल्यूट डिक्रीज यहाँ पे 2h बाई आर इंटू जी है। ये तो मैंने बताया, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट डिक्रीज, डिक्रीज इन वैल्यू। तो दो वैल्यू का डिफरेंस ही तो डिक्रीज होता है। रिलेटिव डिक्रीज, रिलेटिव चेंज, तो ये रिलेटिव चेंज बोलेगा तो भी यही है, मतलब 2h बाई आर उसका आंसर आएगा। परसेंटेज चेंज बोला तो 2h बाई आर इंटू 100, ऐसे एब्सोल्यूट चेंज बोला तो डी बाई आर इंटू जी, रिलेटिव चेंज बोला तो रिलेटिव चेंज या रिलेटिव डिक्रीज बोला, जी के अंदर निकालो कितना है, तो क्या करने का बेटा, डी बाई आर इंटू 100, सॉरी डी बाई आर करने का, सिर्फ डायरेक्ट बता रहा हूं, ये डी बाई आर का मतलब जी डी माइनस जी अपॉन जी होता है। डी बाई आर करेगा ना तो सीधा आंसर आ जाएगा तेरा रिलेटिव वाला। और परसेंटेज में क्या करने का, परसेंटेज चेंज इन जी, तो डी बाई आर इंटू 100 कर दे। समझ गया? अब तेरे को समझ गया है ना ये भाई? तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए तो तू कर लेना, इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं बेटा, ठीक है? बड़ी बातचीत इन लोगों से। चलो, वेरिएशन इन डेप्थ हो गया। अच्छा, अब है हमारा जो अर्थ है वो परफेक्ट स्फीयर है नहीं, अर्थ एक इम्परफेक्ट स्फीयर है। इसका मतलब हम इसको बोलते हैं ये ऑब्लेट स्फेरॉइड है। ऑब्लेट स्फेरॉइड यानी क्या होता है, कहीं पे उसकी रेडियस अलग है, कहीं पे अलग है। तो अर्थ जो है उसका रेडियस इक्वेटर पे, अर्थ का रेडियस इक्वेटर पे थोड़ा सा ज्यादा है। रेडियस एट इक्वेटर और रेडियस एट पोल में कुछ डिफरेंस है। रेडियस एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस एट पोल बाई 21 किलोमीटर। बेटा 21 किलोमीटर से रेडियस यहां एक्स्ट्रा है। पोल का रेडियस यहां खत्म करोगे ना, फिर 21 किलोमीटर एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तब इक्वेटर का रेडियस बनेगा। समझ में आया? तो रेडियस यहां कम है, सरफेस पे ग्रेविटी का फॉर्मूला जो होता है जीएम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर होता है। तो इक्वेटर का रेडियस यानी इक्वेटर का रेडियस ज्यादा है तो जी यहां कम होगा। यहां पे रेडियस एट सरफेस, सॉरी ग्रेविटी एट सरफेस क्या होगा, कैपिटल जी कैपिटल अपॉन रेडियस एट पोल। तो पोल पे रेडियस कम है तो जी पे पोल, जी पे ग्रेविटी ज्यादा होगा, अरे सॉरी पोल पे ग्रेविटी ज्यादा होगा। तो पोल पे ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर एंड इक्वेटर पे ग्रेविटी इज लेसर। क्यों? इसका रीजन है पोल का रेडियस कम है तो ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर, पोल पे रेडियस ज्यादा, इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है तो ग्रेविटी जो है वो कम है। ठीक है, सॉरी मैं जो बोल रहा हूं रिपीट कर देता हूं, शायद कंफ्यूजिंग बोल दिया मैंने, ध्यान से सुनना। यहां पे रेडियस कम है, ग्रेविटी ज्यादा, यहां पे रेडियस ज्यादा, ग्रेविटी कम। तो अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे तो भी ग्रेविटी कम होगी, नीचे जाओगे तो भी कम होगी। सरफेस पे मैक्सिमम है, सरफेस पे कहां मैक्सिमम, पोल पे कि इक्वेटर पे? तो पोल पे मैक्सिमम है, इक्वेटर पे मिनिमम है। सरफेस पे जो मैक्सिमम वैल्यू है ग्रेविटी की, उसमें पूरे सरफेस पे कहां मैक्सिमम, तो पोल पे। मिनिमम कहां, तो इक्वेटर पे। याद रहेगा, जस्ट बिकॉज रेडियस की वजह से बेटा। ठीक है, और एक और वेरिएशन है रोटेशन ऑफ द अर्थ का। रोटेशन ऑफ द अर्थ का जो वेरिएशन है उसके बारे में भी बता देता हूं।
वेरिएशन ड्यू टू लैटिट्यूड या वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, लैटिट्यूड का वजह से और रोटेशन की वजह से। लैटिट्यूड लिखता हूं, अल्टीट्यूड यानी हाइट वाला, लैटिट्यूड यानी एंगल वाला, ठीक है। लैटिट्यूड का क्या वेरिएशन है, तो जी डैश या तो नया वाला जी इज इक्वल टू जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस थीटा या साइन थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना, साइन थीटा होता है, जी कॉस स्क्वायर थीटा ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। बस ये फॉर्मूला है, इसमें रोटेशन भी आ गया, लैटिट्यूड भी आ गया। जैसे कि इफ अर्थ रोटेट्स फास्ट, अर्थ अगर फास्टर रोटेट करेगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, ओमेगा बढ़ेगा, उसका स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा, जी में से ज्यादा वैल्यू सबट्रैक्ट हो जाएगी, तो जी डैश जो है वो कम हो जाएगा। इफ, अच्छा देखना ध्यान से, ओमेगा बढ़ने से टोटल जी कम हो रहा है, अगर अर्थ फास्ट रोटेट करेगा तो हम और कम ग्रेविटी फील करेंगे। अगर अर्थ 17 टाइम अभी जिस स्पीड से घूम रहा है ना, जब हमारा दिन 17 टाइम छोटा हो जाए, हम 17 टाइम फास्ट रोटेट करें, तो हम पे ग्रेविटी जीरो लगेगी, यानी हम सब आसमान में ऐसे फेंक दिए जाएंगे टेंजेंशियली। तो इफ अर्थ रोटेट्स 17 टाइम्स फास्टर देन एज ऑफ नाउ, acceleration due to gravity on the earth's surface will be zero, we all will be thrown out. If earth rotates slower, if earth rotates slower, ओमेगा डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज होगा तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, जी में से कम सबट्रैक्ट होगा, जी डैश जो है वो बढ़ेगा। बढ़ेगा कब तक, उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता भाई। अल्टीमेटली जीरो भी हो जाए तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है जी की, वहीं तक जी बढ़ सकता है ना। जी की मैक्सिमम वैल्यू से लेके मिनिमम वैल्यू तक जाते हैं, जी की मैक्सिमम वैल्यू 9.8 हमने बोल दी, तो 9.8 से बड़ा कभी नहीं हो सकता जी, समझा। अब एट पोल, पोल पे यानी ऐसे पोल पे देखोगे तो थीटा की वैल्यू 90 रहती है, पोल पे, पोल पे थीटा 90 है, कॉस 90 1 होता है, 1 तो सॉरी, पोल पे कॉस 90 0 होता है, कॉस 90 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो जी डैश इज इक्वल टू जी। इसका मतलब रोटेशन हैज नो इफेक्ट, रोटेशन हैज नो इफेक्ट ऑन पोल, पोल पे रोटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला ना, अर्थ फास्ट होगी तो जी कम होगा, अर्थ स्लो होगी तो जी कम होगा, इसका रोटेशन पे कुछ इफेक्ट नहीं है। अर्थ 17 टाइम फास्ट घूमे, 20 टाइम फास्ट घूमे, आप पोल पे रहो, आप कभी नहीं फेंके जाओगे। तो जो लोग पोल पे थे वो बच जाएंगे अर्थ पे, जी नहीं पाएगी वो अलग बात है, बट एट इक्वेटर, इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 जो है वो 1 होता है, ये 1, तो जी डैश विल बी इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, यानी इक्वेटर पे इट हैज मैक्सिमम इफेक्ट, रोटेशन हैज मैक्सिमम इफेक्ट ऑन इक्वेटर, रोटेशन का हैज मैक्सिमम इफेक्ट, रोटेशन हैज मैक्सिमम इफेक्ट, रोटेशन का सबसे ज्यादा इफेक्ट इक्वेटर पे होता है, ये जो मैंने बोला ना, इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट इक्वेटर पे होगा, समझा बेटा। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ वी हैव समथिंग कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, और ये सारी चीजें हैं, मैं करा देता हूं आपको एक ही बार में। वर्क डन के बारे में भी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी है, ठीक है, ठीक है। चलो यहां पे देखो, अगर हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो होती है कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम, 1 अपॉन आर आई फर्स्ट पोजीशन माइनस 1 अपॉन आर एफ। देखो यहां लिखी हुई है, ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि आपको बोला कि आपने सैटेलाइट को एक हाइट पे रखा है, ये अर्थ है,
ठीक है, आपकी फर्स्ट ऑर्बिट ये रही आर आई, फिर आपने उस ऑर्बिट को यहां बना लिया, आर एफ हो गया ये, आपने ऑर्बिट सैटेलाइट को यहां से उठा के यहां पे ला दिया, तो कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो इससे निकालते हैं, और वही वर्क डन होता है। वर्क डन इन मूविंग सैटेलाइट फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, R1 माइनस R2 ऐसा लिखेंगे। समझ गया? इसके बाद कोई डाउट है आपको? ठीक है, अब मैं आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारे फॉर्मूले बता देता हूं। ठीक है, पहले ऑन दी सरफेस दो फॉर्मूले लिखने हैं। व्हेन सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग, व्हेन सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग एट हाइट h, h हाइट पे अगर सैटेलाइट ऑर्बिट करेगी तो फॉर्मूला क्या होगा? व्हेन सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग is orbiting close to the surface of the earth, close to the surface। ये पोटेंशियल एनर्जी कराने के पहले या एनर्जीज कराने के पहले मैं क्रिटिकल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी बता देता हूं ना भाई, क्योंकि आपको सिंपल रहेगा। क्रिटिकल वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जितनी वेलोसिटी आपको एक हाइट पे लेके जाने के बाद ये अगर हमारा प्लैनेट अर्थ है तो अर्थ की ऑर्बिट में आपको अगर कोई चीज को फेंकना है तो हाइट h पे किसी चीज को लेके जाओ, इधर एक वेलोसिटी दो, ये वेलोसिटी जो होगी जिसको मैं अभी vo बोल रहा हूं, v ऑर्बिटल या v क्रिटिकल बोल रहा हूं, उतनी स्पीड दोगे तो वो सर्कल घूमेगा। सर्कल घूमने के जो स्पीड है वो रूट ऑफ gm अपॉन स्मॉल आर यानी कैपिटल आर प्लस h, ये हो गया ना स्मॉल आर, तो स्मॉल आर है। और vo की वैल्यू रूट ऑफ स्मॉल g, इस पॉइंट पे जो ग्रेविटी है वो, इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर होगी, रूट ऑफ जी आर। ठीक है, ये दो है। अब होती है एक एस्केप स्पीड, एस्केप स्पीड, एस्केप स्पीड इसका रूट 2 टाइम्स ज्यादा। एस्केप कराने के लिए हम यूजुअली प्लैनेट ऑफ द अर्थ से ही एस्केप कराते किसी को, ये अर्थ है तो अर्थ से ही किसी चीज को एस्केप कराया जाता है, तो वी एस्केप वीई रूट ऑफ 2 टाइम्स जी टाइम्स मास टाइम्स कैपिटल आर। यहां स्मॉल आर है क्योंकि हम हाइट एच पे हैं, ऑर्बिट करेंगे तो हाइट एच पे ही करेंगे ना। और वीई का दूसरा फॉर्मूला रूट ऑफ 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस, सरफेस पे होते हैं हम, और यहां पे कैपिटल आर। यही वी ऑर्बिटल अगर हम ऑर्बिट बहुत क्लोज है सरफेस ऑफ द अर्थ से, इफ orbit is very close to surface, orbit is very close to surface of the earth, यानी कि हम बहुत नजदीक है जहां पे हाइट को अप्रोक्सीमेटली 0 माना जा सके, उतनी हाइट है जैसे स्पुतनिक 1 सबसे पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो उस केस में वी ऑर्बिटल में स्मॉल आर की वैल्यू को कैपिटल आर लिख दो, तो वीओ की फॉर्मूला हो जाएगी रूट ऑफ जी एम बाई कैपिटल आर, या फिर रूट ऑफ जी इंटू कैपिटल आर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस। ठीक है, दूसरी बात यहां पे ये देखो, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। वी ऑर्बिटल फॉर द अर्थ वेरी क्लोज टू द सरफेस इज 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड के अर्थ के नजदीक से आप किसी भी चीज को फेंको वो ऑर्बिट करेंगे, और ये आंसर आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। किसी भी चीज को अर्थ के नजदीक से इतनी के स्पीड से फेंको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, वो एस्केप कर जाएगा। समझ में आ गया? आई होप आपको समझा। अब आते हैं यहां पे, सैटेलाइट जब ऑर्बिट करती है हाइट एच पे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर प्लस एच। अगर हम ऑर्बिट कराएंगे क्लोज टू द सरफेस तो एच बिकम्स 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर से लाई जाती है, हाफ
एम वी स्क्वायर, एम का स्मॉल एम, वी स्क्वायर, वी ऑर्बिटल का स्क्वायर, जी एम अपॉन स्मॉल आर। तो कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर यानी आर प्लस एच। ये पुट काइनेटिक एनर्जी है। वही वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, एच को जीरो कर दो तो हाफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर बचेगा सिर्फ। टोटल एनर्जी तो सिंपली एडिशन कर दो, दोनों का एडिशन कर दो हो जाएगा। अब अगर मैं बोलूं सरफेस ऑफ द अर्थ पे बैठे अपन, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ही टोटल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। समझ में आ गया? टोटल एनर्जी एडिशन करके निकाल लेना, सेम ही आएगी। ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी भी टोटल, ये टोटल एनर्जी निकाल ही लेता हूं भाई, यहां हाफ है यहां -1 है, तो आपका आंसर आएगा टोटल एनर्जी का -1/2 कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर प्लस एच। बाइंडिंग एनर्जी निकालने बोलेगा तो होगा प्लस में हाफ, टोटल एनर्जी का उल्टा होता है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर प्लस एच। अब मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पे ध्यान से सुनना। ये जो चीज है बेटा, इसको ही हम कन्वर्ट करते हैं इस छोटी सी चीज में। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी सब सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल को माइनस कर दो तो, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है ना वही आपकी टोटल एनर्जी है, बट टोटल एनर्जी में एक माइनस साइन एक्स्ट्रा है, और काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली सेम है बाइंडिंग एनर्जी से। और काइनेटिक एनर्जी में से हाफ निकाल दो, या काइनेटिक एनर्जी को डबल करके माइनस दे दो, डबल करके माइनस दे दिया। पोटेंशियल एनर्जी जो है ना उसको डबल कर दो, पोटेंशियल एनर्जी को डबल कर दोगे या हाफ कर दोगे, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस दे दो, तो ये बन जाएगा ना माइनस हाफ। तो ये आपस का रिलेशनशिप है बेटा। काइनेटिक एनर्जी पता है, टोटल मिल जाएगा, बाइंडिंग मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा। ये सीक्रेट है, ये शॉर्टकट से आप कभी भी कोई भी एनर्जी निकाल सकते हो, सिर्फ एक ही कैलकुलेट करने की। कोई भी एक कैलकुलेट करो, बाकी सारी अपने आप मिल जाएगी। ठीक है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया सारा। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है, पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या है यहां पे देखो दिया है। पोटेंशियल कुछ नहीं होता, देखो दो चीजें होती है, मैं साथ में एक ही साथ बता देता हूं। एक होता है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल टेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को यूजुअली आई से लिखा जाता है। ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स अपॉन चार्ज, वैसा ही है फोर्स अपॉन मास। यूनिट न्यूटन पर मास है ना, तो केजी, वेक्टर है ये। और एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। इसको वी से लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल, वैसा ये वी से लिखते हैं। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास। अब क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यूजुअली नेगेटिव होती है, इसलिए ये भी नेगेटिव आ जाता है। तो इसका यूनिट, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट जूल अपॉन केजी, ये स्केलर होता है। तो आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, डिवाइड बाय स्मॉल एम। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ही स्मॉल एम मत लिखो, हो गया पोटेंशियल। फोर्स का फॉर्मूला ही स्मॉल एम मत लिखो, हो गया इंटेंसिटी। वैसा ही है, आपकी बुक में ज्यादा दिया नहीं है शायद से, अगर दिया होगा तो मैं करा दूंगा। एस्केप स्पीड, अर्थ सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वो तो थ्योरी बता दूंगा अभी। ठीक है। ये तो आपको आता होगा ना भाई, ऑर्बिटल स्पीड से कम स्पीड पे फेंका तो गिर जाएगा, बहुत कम स्पीड से फेंक, मतलब थोड़ी सी कम स्पीड से फेंका तो सर्कुलर जो है, देखो हम किसी भी चीज को हाइट पे लेके जाए, अब उसको बहुत कम स्पीड से फेंके तुरंत गिर जाएगा, थोड़ी ज्यादा स्पीड से फेंके तो स्पाइरल करेगा, ऑर्बिटल स्पीड से फेंके सर्कल करेगा, ऑर्बिटल स्पीड से ज्यादा से फेंके तो एलिप्स करेगा, ऑर्बिटल स्पीड से ज्यादा यानी एस्केप स्पीड से फेंके तो एस्केप करेगा पैराबोलिकली, एस्केप स्पीड से ज्यादा से फेंके तो हाइपरबोलिकली एस्केप कर जाएगा। ठीक है। एस्केप स्पीड और ये सब तो मैंने बता दिया। ये देखो क्रिटिकल स्पीड का फॉर्मूला डेंसिटी के टर्म्स में भी दिया है, इसको याद रखना काम आता है, कई बार ये नहीं होता हमारे दिमाग में। तो क्रिटिकल स्पीड का फॉर्मूला डेंसिटी के टर्म्स में यहां दिया है, प्लीज उसको याद रख लेना, काम आएगा बहुत। ठीक है। बाकी 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 तो कुछ है नहीं।
अच्छा, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट जो घूमती है उसका टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ आर प्लस एच द होल क्यूब अपॉन जीएम। ठीक है, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जीएम को जी आर स्क्वायर लिख के, तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ आर बाई स्मॉल जी एच। तो ये सैटेलाइट के घूमने का टाइम पीरियड है। ठीक है, अगर सैटेलाइट बहुत सरफेस ऑफ द अर्थ के नजदीक घूम रही है तो स्मॉल आर बिकम्स कैपिटल आर, एक्सेलरेशन ड्यू टू बिकम्स सरफेस वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ कैपिटल आर बाई जी। समझ में आ गया? बाकी ये डेंसिटी के टर्म्स में टाइम पीरियड भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप ये भी फॉर्मूला याद रखना, टेक्स्ट बुक में अच्छे से सब दिया है। बाइंडिंग एनर्जी, टोटल एनर्जी का जो नेगेटिव होती है वो मैंने बता दिया आपको, आई होप आपको समझा। कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होती है, अभी हमारे पास दो टाइप की सैटेलाइट होती है, एक पोल के आसपास ऑर्बिट करती है, वो बहुत कम हाइट पे होती है, 900-700 किलोमीटर पे ही होती है। लेकिन जो सैटेलाइट इक्वेटर के आसपास ऑर्बिट करती है वो इक्विटोरियल सैटेलाइट बोली जाती है। देखो, दो टाइप की सैटेलाइट है, एक पोलर सैटेलाइट जो ऐसे ऐसे पोल के आसपास घूमेगी, नॉर्थ से साउथ ऐसा। अभी ये सैटेलाइट 900-700 किलोमीटर के आसपास ही होती है। ये नेविगेशन के लिए, मिलिट्री यूजेस के लिए, किसी की स्पाई करने के लिए ऐसे सैटेलाइट यूज की जाती है। दूसरी, अच्छा, हम पोलर सैटेलाइट कोटा, एक लॉन्च स्टेशन है केरला में, तिरुवनंतपुरम में, वहां से लॉन्च करते, सीधा नीचे जाएगा फिर ऐसे घूमेगा। अब दूसरी सैटेलाइट होती है इक्वेटोरियल सैटेलाइट, इक्वेटर की ऑर्बिट पे। ये ऑर्बिट अर्थ सरफेस से 25,000 किलोमीटर के आसपास होती है, सेंटर ऑफ द अर्थ से 36,000 किलोमीटर के आसपास की होती है। ये ऑर्बिट इतनी दूर होती है, बहुत दूर होती है इक्वेटोरियल सैटेलाइट, बड़ा सा रिंग बनाते, बड़ा सा ऑर्बिट होता है। इक्वेटोरियल सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ये सब वही काम है उसका, वेदर प्रेडिक्शन, ये सब के काम के लिए इक्वेटोरियल सैटेलाइट का काम आता है। तो वो सैटेलाइट कितने समय में घूम के आएगी वो सब इससे आप निकाल सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होती है वो 24 घंटे में एक बार सर्कल कंप्लीट कर लेती है, क्योंकि 24 घंटे में अर्थ भी घूम के वापस आ जाएगी। जियो सिंक्रोनस यानी भारत ने लॉन्च किया सैटेलाइट खुद के वेदर प्रेडिक्शन के लिए, तो भारत अगर घूम के इधर जाएगा तो सैटेलाइट भी अपने साथ इधर इधर साथ में चलेगी, इसलिए हम बोलते हैं जियो सिंक्रोनस या स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी हमारे साथ तो हमेशा दिख रही है, ऐसे सैटेलाइट। समझ में आ गया? बाकी आई होप आपको ये ग्रेविटेशन का पूरा जो मैंने रिवीजन करा वो समझा, और अच्छे से आप जो मैंने बताया उसकी फॉर्मूला लिस्ट लिख लेना। आप एमसीक्यूज ट्राई करें, आपको सबसे पहले ये सारे एमसीक्यूज ट्राई करने चाहिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अच्छा, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, जाना नहीं, एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं आपको, एक सेकंड, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। देखो, कई बार ना आपको बहुत दिक्कतें होती है अच्छा कोचिंग क्लासेस चूज करने में, तो एक अच्छा कोचिंग क्लासेस आपको मैं बताता हूं, आपको यहां पे मिल जाएगा, ये तो पीडीएफ है ना। हाँ, वेदांतु के पास में कई सारे कोचिंग सेंटर्स है, वहां पे आपको बेस्ट ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। महाराष्ट्र में पीसीएमसी पिंपरी चिंचवड, औंध, स्वर्ग गेट, सिंहगढ़, बुल्ढाना और अमरावती, यहाँ पे हमारे सेंटर्स है। आप चाहो यहाँ एडमिशन लो, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी की अश्योरेंस मिलती है। तो आपको इंडिया के बेस्ट टीचर्स पढ़ाते हैं, जो टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं उन्हीं को वेदांतु में पढ़ाने का मौका मिलता है, और आपको यहाँ डाउट सॉल्विंग का भी काफी सपोर्ट मिलता है, और आपको रैंक इंप्रूवमेंट का भी काफी असिस्टेंस मिलेगा। आपकी पक्का है कि आपकी रैंक इंप्रूव होगी, ये गारंटीड रैंक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है हमारा, और आपको पूरा साल तक गाइडेंस मिलेगा, सही से सपोर्ट मिलेगा, सारी चीजें आपको मिलेगी। एडमिशंस चालू है जेई नीट 9th फाउंडेशन के लिए, तो जरूर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही है अपनी कोचिंग रिलेटेड, जेई नीट सीईटी कोई भी, वेदांतो सेंटर्स पे विजिट करिए, समझिए उन लोग क्या कर रहे हैं, कैसा हमारा सिस्टम है। आप जाइए पिंपरी चिंचवड़ वाले क्लासेस में, वहां पे देखिए लाइब्रेरी है, पूरा एक फ्लोर लाइब्रेरी है, बच्चे वहां पे बैठ के पढ़ते एकदम ठंडी में मस्त में, और नीचे कई सारे वहां पे क्लासरूम्स है, नीचे ऑफिस है, अब जाके एक बार देखो तो उसे विजिट करो, बहुत बढ़िया अमेजिंग सेंटर है। बाकी आप लोगों के लिए यहाँ पे सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी, हम ऑनलाइन तो आपको सपोर्ट कर ही रहे ना, तो आपको यहाँ पे, और मेरा ना एक और सजेशन है, 11th-12th के क्लासेस में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आपने अगर आपका क्लासेस का एक्सपीरियंस कहीं और अच्छा नहीं रहा, तो आप अपने फ्रेंड्स को सही से समझाना कि भाई यहाँ पे जाए, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में, बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस।